साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री के तौर पर। अब देखिए, मैंने आपको खबर दिखाई कि मोदी सरकार ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया है, क्यों वो झुक गए। लेकिन एक बात बताना पड़ेगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुझे बहुत दुख हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, ये सवाल जानना, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। भाई, बहुत सारे मंत्रालय में बहुत सारी चीजें होती है, कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो दिखती रहती है, आप जानते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, इस सवाल का जवाब जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आप हिल जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान वो शख्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिनका पूरा राजनीतिक करियर पेपर लीक के खिलाफ ही शुरू हुआ था। पेपर लीक के खिलाफ एक समय, वो 1997-98 की बात है, वो पूरे देश के नायक बनकर उभरे थे। 2500 लोगों को उन्होंने एक तरीके से अगुवाई करते हुए उड़ीसा में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, हिंसात्मक हो गया था वो प्रदर्शन, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन ये झुके नहीं थे। आज उसी धर्मेंद्र प्रधान को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, उसकी कहानी आज डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, अपनी राय जरूर रखिएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए मोदी सरकार झुक गई, एक निराशाजनक खबर है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पीछे की जो असलियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपके कमेंट की जरूर प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, और आप सभी को अभिवादन के साथ जय सिया राम ये कमेंट लिखिएगा दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की सारी बातें मान ली, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं था। वो तो मानिए भाई, कहीं हल्का दुर्घटना भी हो जाता है ना तो सरकार मान लेती है। बोल रहे हैं सबको 1-1 करोड़ दीजिए, दीजिए, क्या है, देश का धन है, देश के लोगों को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, भाई आंदोलन तो होता ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसी को बताने की जरूरत है। पेपर लीक के लिए मांगा गया था ना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, पेपर लीक आज भी हो रहा है। और क्या कांग्रेस के राज में पेपर लीक नहीं हो रहा? सोचिए, मैं आपको वो ग्राफिक्स दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। और ये पुरानी खबर नहीं दिखा रहा है, ये बिल्कुल सारे के सारे लेटेस्ट हैं। 2021 में राजस्थान में देखिए, 2021-22 3 पेपर लीक की घटनाएं हुई। अगर पेपर लीक की घटना नहीं होती ना तो अशोक गहलोत को हार नहीं मिलती है। कड़ा मुकाबला दिया था उन्होंने, लेकिन पेपर लीक में वास्तव में ये फंस गए, बदनाम हो गए बल्कि कहिए। इसके बाद आप देखिए, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार थी, यहां भी 2-2 बार पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश, अब भी सरकार है कांग्रेस की, यहां भी पेपर लीक हुआ। तेलंगाना, यहां भी पेपर लीक हुआ, यहां भी कांग्रेस की सरकार है इस समय। कर्नाटक, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तब भी पेपर लीक हुआ। ये तो अभी हाल की घटनाएं हैं। अब मैं आपको जरा पीछे लेके चलता हूं, 2004 से 2014, ये ग्राफिक्स देखिए। इतने सारे पेपर लीक हुए दोस्तों। पेपर लीक पर तो सबसे मजबूत कानून पहली बार मोदी जी ने बनाया है। राजीव गांधी के समय, जब नई शिक्षा नीति उस समय की बन रही थी ना, सुझाव आया था कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाइए, नहीं बनाया, पहली बार बनाया है। लेकिन 2004 से 14 के बीच कितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई, इसी से आप समझ जाएंगे। अब मैं इसमें एक एक करके नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, फिर तो ये 1 घंटे का यही बन जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि पेपर लीक की घटनाएं एक नासूर की तरह कांग्रेस के राज में थी, कोई कार्रवाई नहीं। यह भी आपको बताता हूं, अकड़ के साथ शिक्षा मंत्री बोलते थे, और यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। अमित मालवीय का ये ट्वीट दिखा रहा हूं, इन्होंने तो पूरा का पूरा एकदम से बना करके लिख करके बताया। मैं तो बल्कि इसको कमी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पाई। अब किसी चोरी को दिखा के ये नहीं कह सकते कि हमारे में छोटी चोरी थी।
लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि मोदी सरकार ने कितना बड़ा काम किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। अब जरा कहानी को पलटता हूं दोस्तों, एक आपको ट्वीट दिखाता हूं, दिलीप मंडल जी का है। जब केरल में शिक्षा मंत्री के बारे में चल रहा था ना, उस समय इन्होंने एक बात कही थी, मैं सिर्फ वो आपको दिखाता हूं। क्या लिखा है? भारत के पहले 5 में से 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। आगे देखिए, हिंदू शिक्षा मंत्री सबसे कम रहे हैं। मतलब ये अपनी बात कह रहे हैं, शिक्षा और विचारों पर नियंत्रण का मतलब मुसलमान और ईसाई नेता समझते हैं। भारत में पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। सिलेबस से लेकर यूनिवर्सिटी सिस्टम की नींव उन्होंने रखी। इसी बुनियाद पर हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। दिलचस्प संयोग है या कोई प्रयोग है? यानी शिक्षा मंत्रालय पर अगर आपका कब्जा होता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 2004 से मोदी सरकार है, बिल्कुल है दोस्तों, लेकिन जो काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया वो कोई नहीं कर सका। इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पेपर लीक तो सब जगह हुआ, ये मैंने आपको एस्टैब्लिश कर दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, ये जरा एक एक करके दिखाता हूं। ये देखिए, एनसीईआरटी ने अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में किए नए बदलाव। अब छात्रों को पढ़ाई जाएगी भारतीय ज्ञान प्रणाली। जो हमारे पढ़ाई का सिस्टम था ना दोस्तों, वो विदेशी परंपराओं पर आधारित था। पढ़ते भारत में हैं, पढ़ विदेशियों को रह रहे। पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के आधार पर ऐसी चीजें विकसित की। स्वदेशी सिलेबस, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किया गया दोस्तों। अब इसमें विदेशी लेखक नहीं बल्कि भारतीय शिक्षाविदों को तरजीह दी। और ये मैं क्लास 9 की जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में कह रहा हूं। इस पाठ्य पुस्तक में राज्यसभा की मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति का अध्याय, पाठ्य पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे सुप्रसिद्ध व महान भारतीय लेखकों की रचनाएं भी शामिल की गई। ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया, पहली बार हुआ, ये पहले नहीं हुआ, ये इन्होंने ही किया। और सुनिए, इस बार आपातकाल के समय ये जानकारी आई। भारत में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, नवीं कक्षा की ही बता रहा हूं, आपातकाल के बारे में जो काला अध्याय है उसकी जानकारी भी प्रमुखता से दी गई। अब तक क्या होता था, अब तक इसे 11वीं और 12वीं की कक्षा में राजनीतिक विज्ञान के विषय में पढ़ाया जाता था, लेकिन पहली बार दोस्तों 9वीं क्लास के छात्रों को भी पढ़ाने की कोशिश शुरू हुई। और मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान की अपनी नई पाठ्य पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों से जुड़े पाठ में पेज नंबर 155 पर आपातकाल को जगह दी गई है। इसमें बताया गया है कि कब लागू किया गया, कब लगाया गया, कैसे मौलिक अधिकारों को खत्म किया गया, और जयप्रकाश नारायण की भी चर्चा की गई है। पहली बार हुआ। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं ना, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि संविधान की महत्ता कौन रखता है, किसने संविधान को खत्म कर दिया। यह पहली बार 9वीं क्लास के छात्रों को पता चल रहा है। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया दोस्तों। क्या धर्मेंद्र प्रधान को ये लोग बर्दाश्त करेंगे? और आपको बताता हूं, सोशल साइंस की 8वीं क्लास की पुस्तक, इसके बारे में सुनिए। नई पुस्तक है और नई पुस्तक में 8वीं क्लास में स्वामी विवेकानंद, बिरसा मुंडा, काला पानी, कूका आंदोलन, पाइका आंदोलन, इन सब के बारे में बताया गया है। यह आपको बता रहा हूं। और एक चीज बताऊं, मैंने भी पढ़ाई की, आपने भी पढ़ाई की होगी दोस्तों। हम लोगों को देखने का नजरिया अंग्रेज था, अंग्रेजी वाला था। कैसे बताता हूं, फ्रीडम फाइटर्स को अतिवादी या उग्रवादी कहते थे। आप समझिए, अतिवादी या आतंकवादी ये कहा जाता था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। अरे भाई, वो क्रांतिकारी थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज उनको अतिवादी और आतंकवादी कहते थे तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा जाता था। मतलब हम अपने इतिहास को भी अंग्रेज की नजर से पढ़ते थे, बदल डाला। यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है दोस्तों। इसी तरीके से 1947 का जो बंटवारा है उसके बारे में
बहुत ही संशोधित संस्करण पेश किया गया है। यह बताया गया कि किस तरीके से विभाजन के समय की परिस्थितियां थी। इस बात को हमेशा याद रखिए। अच्छा, विभाजन के समय जो सांप्रदायिक नरसंहार हुआ दोस्तों, पहले कांग्रेसी नेताओं को असहाय बना दिया। हम क्या करते? ऐसा नहीं था। कांग्रेसियों ने क्या किया, यह बदला गया है दोस्तों। और तो और सुनिए, बीडी सावरकर भाई पढ़ाया ही नहीं, ये कांग्रेसी नया नैरेटिव लेके चलते थे। पहली बार सावरकर की स्वराज की मांग को शामिल किया गया। और हमको क्या पढ़ाते थे? हिटलर, नाजी, ये विचारधारा। अरे हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास इतना समृद्ध इतिहास है शिक्षा का, हम हिटलर और नाजी यहां पढ़ा रहे हैं। ये सब दूर किया गया है दोस्तों। ये मैं 8वीं कक्षा में बता रहा हूं। हिटलर, नाजी को पढ़ाइए ना जब विशेषज्ञ बनेंगे, लेकिन 8वीं क्लास में अपने लोगों को छोड़ दिया और हिटलर, नाजी को भर दिया था। और आपको बताता हूं दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 लागू तो हो गया, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में बड़ी देरी हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने एकदम से तेजी दिखाई, किताबों का प्रकाशन एकदम से शुरू हुआ दोस्तों। और कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, उसमें एक बड़ा बदलाव दिखा है। जैसे दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल के इतिहास तक ही भर दिया गया था 8वीं क्लास में। बताइए, अपने जो हमारे हीरो उसको छोड़ दिया, आक्रांताओं को भर दिया। इस बार मुगल के इतिहास को हटाया गया, कम किया गया, दिल्ली सल्तनत को कम किया गया है। और एनसीईआरटी की किताब में जरा मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता हूं। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में कहा गया है कि इसका सिपह सलार मलिक कफूर ने हिंदुओं के कई अहम केंद्रों जैसे श्रीरंगम, मदुरै, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम को भी निशाना बनाया। मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। बाबर की कहानी सुनिए। बाबर के बारे में कहा गया इन्हीं की किताब से, जो सच्चाई अपने मन से कोई नहीं लिख सकता, कि वो क्रूर और निर्दयी था जिसने पूरे शहरों की आबादी का कत्लेआम किया। और उसके बाद ये गर्व किस बात पे करता था कि इंसानों को मार करके खोपड़ियों की मीनार बना देता था हिंदुओं की। ये चर्चा की गई, ये सच्चाई इसी की किताब में लिखा है। अकबर के बारे में कितनी बात कही जाती है दोस्तों। अकबर द ग्रेट, यही ना पढ़ाया गया। सच्चाई क्या है सुनिए। इसमें कहा गया है कि यह आदमी क्रूरता और सहिष्णुता का एक मिश्रण था। अकबर के बारे में जब चित्तौड़गढ़ के राजपूत किले पर हमला किया तो 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया और विजयी संदेश क्या भेजा सुनिए। हिंदुओं का नरसंहार था ये। इसमें कहा गया कि हम काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा करने में सफल रहे हैं और इस्लाम की स्थापना की है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की ताकत से हमने काफिरों के निशान मिटा दिए और उन जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। यह अकबर की बात है। यह इतिहास में छुपा दिया गया था, लाया गया है। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सफल रहे। सरकार ने समझ लिया कि इन विद्यार्थियों के नाम पर पूरे देश में अराजकता फैलाने की साजिश चल रही है। एक और मुद्दा मैं रख देता हूं दोस्तों। ये जो सारी ताकतें मिल गई ना, काम तो विद्यार्थियों का हो रहा था, लेकिन विदेशी संस्थाएं भी जुड़ गई जिनके विदेशी हित थे। उसकी वजह है एफसीआरए का कानून। एफसीआरए में अब जो नया कानून बन रहा है दोस्तों, वो बहुत सख्त है। जब सरकार ने पहली बार 2012 में फॉरेन फंडिंग का लेखा जोखा रखना शुरू किया, पता चला 52,159 संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें से आज सिर्फ 14,455 एक्टिव हैं एफसीआरए, जिससे विदेश से फंड लेते हैं। और जानते हैं एक साल में कितना फंड मिलता है? 22,000 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ एक साल में, यानी अगर 2-3 साल मिलाइए तो 60,000 करोड़ से ज्यादा। भाई आपको 1 रुपया कोई फोकट में नहीं देता, ये विदेश से 22,000 करोड़ भेज क्यों रहा है? कुछ तो होगा ना भाई, सोचिए, कुछ तो होगा। मैं एग्जाम्पल देके बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। भारत चिप बनाता है, मान लीजिए हम चिप किसी देश से आयात करते हैं, किसी भी देश का नाम ले लीजिए, एबीसी कुछ भी। अब उसे पता चल जाए कि भारत अपना चिप बना रहा है, अगर वो कंपनी भारत में पैसा डाले
करोड़ों रुपए, और यहां के पर्यावरणविदों को लगा दे कि भाई विरोध करो कि यहां नहीं बनाने देंगे, और ना बने तो भारत कहां से चिप लाएगा? इंपोर्ट करेगा। किससे करेगा? उसी कंपनी से करेगा। तो वो तो हर साल हजारों करोड़ कमाता, उसने कितना खर्च किया? 2-4 करोड़ फेंक दिया भीख में। जा बनने ही मत दो फैक्ट्री। और भारत में क्या क्या नुकसान होता है दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये बताता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रुकावटें डाली गई। मैं नाम गिनता हूं। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, वहां पे रुकावट डाली गई। तमिलनाडु के थुथुकुडी कॉपर प्रोजेक्ट को बंद कराने में। और ये जो चीजें दोस्तों है ना, ये 21वीं सदी का नया हथियार है, इस बात को समझ लीजिए। लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होती। आज के समय में ये लड़ाई इस तरीके से भी होती है कि पैसा भेज दो, एनजीओ को लगा दो। फॉरेन फंडिंग से धर्मांतरण का खेल चलता है दोस्तों। भारत की इमेज को बिगाड़ने का खेल चलता है। ये एफसीआरए से ही होता है। लेकिन अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब यह बर्दाश्त नहीं है। और जो नया कानून है दोस्तों, उसके कुछ पॉइंट सुन लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन अगर रिन्यू नहीं हुआ तो सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी जो विदेशी फंड से मिला है। अगर मिक्स प्रॉपर्टी है, प्राइवेट और बाहर का, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा लगाया है। अकाउंट और फंड मैनेजमेंट के नियम सख्त किए गए। खर्चों पर सख्ती की गई है। जैसे पहले फंड आ रहा है शिक्षा पे, 50% मेंटेनेंस में उड़ा दिया। अब नहीं, अब 20% से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर शिक्षा के लिए फंड आ रहा है तो 80% शिक्षा में ही खर्च होगा। और जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं ना, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है कि आपको आधार डिटेल्स देना है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यही बड़ी वजह है दोस्तों। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही था। मैं तो मान के चल रहा था। और उसमें जब विदेशी हित जुड़ गए एफसीआरए को लेकर के, तो ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि फिर सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को इस आंदोलन के लिए बलि चढ़ानी पड़ी। यही सच्चाई है। अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहेंगे तो मैं तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ हूं दोस्तों। मैं सच्चाई कह रहा हूं। लेकिन कुछ साजिशें ऐसी होती हैं दोस्तों जिसको समझना जरूरी है। सरकार ने जरूर अच्छे कदम उठाए, लेकिन जब तक ये साजिश समझेंगे नहीं, आप इसकी तह तक नहीं जाएंगे। आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा दोस्तों। आप एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।